सामान्य अवस्था के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। अपना माइक प्लीज़ म्यूट करिए, नहीं तो हमारे कान में जब दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत हमको परेशानी हो जाएगी बताने में। तो अभी देखिए निगेटिव, ये नेचुरल सबसे पहले हम लोग को जानना है। जैसे कोई भी कोई भी वस्तु जब प्राकृतिक अवस्था में रहती है तो हम उसके सामान्य अवस्था में कहते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है तो उसके जो कार्य प्रणाली, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, प्रति सेकेंड प्रति मिनट उसका रिदम क्या है, उसकी चाल, उसकी गति क्या है, डेट इज कॉल्ड नेचुरल। उसी तरह से औषधीय स्थिति में जब तक वह वनस्पति के रूप में रहती है, मिनरल्स के रूप में रहती है, तब तक वह सामान्य कहलाती है। लेकिन जैसे ही हम उसको घर ला करके वनस्पति को, मिनरल्स को या एनिमल्स को जब हम टाइट्रेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा या किसी अन्य क्रिया के द्वारा जब हम उसको एक सामान्य से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं तो उसको हम और उसके गुण और धर्म को जब देखते हैं तो उसको हम पॉजिटिव, और उसको अगर उसके गुण को अगर हम सूक्ष्म कर देते हैं तो उसको हम निगेटिव करते हैं। मित्रों, ऐसा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है जनरली चिकित्सक के दौरान कि हमें निगेटिव और पॉजिटिव को जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये जो थ्योरी है, पूरे विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, खास एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहाँ पर इस थ्योरी के बारे में जिक्र नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है कि एलोपैथी में कोई डॉक्टर ये कहता हो कि आप निगेटिव डिजीज़ है पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए, पॉजिटिव डिजीज़ है निगेटिव मेडिसिन दीजिए। ऐसी चर्चा वहाँ पर नहीं। होम्योपैथी में डाइल्यूशंस की चर्चा है, मगर वहाँ भी ये चर्चा नहीं है कि निगेटिव डिजीज़ है तो पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए, पॉजिटिव डिजीज़ है निगेटिव मेडिसिन, ऐसी चर्चा वहाँ भी नहीं है। आयुर्वेद में वहाँ भी प्रयोग होता है, मगर वहाँ भी इसकी चर्चा नहीं के बराबर है। अब क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ को समझा, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा रखा, जिसके कारण वहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होती है। तो हमारे विद्वानों ने जो है सो इस चीज़ को जो है सो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सघन रूप से, जो अनिवार्य रूप से कहा कि नहीं, हम इसकी चर्चा करेंगे और इसी के द्वारा हम कार्य करेंगे। अब मैं आपको एलोपैथी में कैसे इसका प्रयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि मैं जो कह रहा हूँ वह अक्षर से कितना सही है। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। एलोपैथी में क्राइसफोर इंजेक्शन आता है। ये खास करके हृदय संबंधी रोग, टाइफाइड में इसका प्रयोग होता है। हालांकि अब बहुत कम हो गया है। अर्थराइटिस में इसका प्रयोग होता है। तो इसका जो 4 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 16 लाख का जो इंजेक्शन आता है, व्हाट इज़ दिस? यही डाइल्यूशन है जो एलोपैथी में यूज होता है। उसी तरह से किसी को सर्पदंश हुआ है, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है, तो उससे संबंधित जो पॉइजन है, उस जो दंश हुआ है जिस कीड़े मकोड़े के द्वारा, उसके पॉइजन को टाइट्रेट कर करके लैक टाइम्स टाइट्रेट करके उसका जो इंजेक्शन तैयार करके उसको एंटीडोज दिया जाता है। उसके द्वारा एलोपैथी में डाइल्यूशन का प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ पर ये कहा नहीं जाता कि हम डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं या हम निगेटिव डोज यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आयुर्वेद में, अब आप कहेंगे आयुर्वेद में तो सब कुछ क्रूड फॉर्म में यूज होता है, तो वहाँ डाइल्यूशन कहाँ है? वहाँ भी डाइल्यूशन है। वहाँ भी जब किसी आसव, किसी रिस्ट, जैसे द्राक्षासव है, अशोका रिस्ट है, तो वो क्रूड फॉर्म में उसको तैयार तो किया जाता है, उसका जो विधि है उस हिसाब से उस औषधि को बनाई जाती है। लेकिन जब कहा जाता है कि आप इसको 2 चम्मच दवा 1 कप पानी के साथ मिला करके खाना है, डेट इज़ द डाइल्यूशन। वहाँ पर आप इसका प्रयोग जब समझते हैं तो वहाँ भी डाइल्यूशन होता है। इसके अलावा स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म,
ये जितनी भी औषधियाँ ये टाइट्रेशन के द्वारा उनको जला करके उनका भस्म तैयार करके उसका बहुत ही सूक्ष्म डोज जो है वो आपको दिया जाता है खाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको एक आध चम्मच कह दिया जाए कि स्वर्ण भस्म खा लीजिए, मुक्ता भस्म खा लीजिए, नीलम भस्म खा लीजिए। रत्न चिकित्सा में वहाँ भस्म से चिकित्सा होती है, कुछ लोगों को रत्न पहना दिया जाता है। तो डैट इज़ द रत्न चिकित्सा में भी उसकी निगेटिविटी है। जब आपके सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है और वो आपके बॉडी में वो सूर्य की किरणों के द्वारा उससे ट्रांसपेरेंट उसके अंदर से होते हुए आपके बॉडी पर जब अपना प्रभाव डालती है तो वह भी एक सूक्ष्म रूप से आपके बॉडी में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो प्रत्येक वर्णों का एक अपना राशि होता है जो अपने अंदर में एक अलग से एलिमेंट को वो तैयार करता है, और वो एलिमेंट जब आप उच्चारण करते तो वो आपके बॉडी में इनहेल होता है, जिसके कारण आपके शरीर में आप जिस तरह की बात करते हैं उसके अनुसार आपका शरीर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप किसी के साथ बहुत ही एग्रेसिव होकर बात करते हैं, आपका हाइपरटेंसिव हार्मोन्स जैसे वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक इसी तरह से कोई आपसे क्षमा याचना करता है तो आपके अंदर में उसके प्रति काइंडनेस का जो हार्मोन है वो डेवलप करता है और आप उसको क्षमा कर देते हैं। उसी तरह से कोई आपके साथ प्रेम पूर्वक बात कर रहा है तो आप उसके प्रति स्नेह समर्पित करते हैं। डैट इज़ आपका। तो ये आप कहेंगे ये तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम सर, इसमें कहाँ निगेटिव पॉजिटिव है। तो आप जो बोलते हैं उसका जो सूक्ष्म स्वरूप आपके बॉडी में जो डेवलप होता है, केमिकल कंपाउंड्स जो डेवलप करता है, यही केमिकल कंपाउंड्स आपके शरीर की एक्टिविटी को निर्धारित करता है। तो इस रूप से इसका लेकिन प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म रूप से है। आप इसी तरह से आपको और एक उदाहरण मैं देता हूँ जो कि आप आम लोग उसको ध्यान नहीं देते कि आप एक चीज़ देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी एक गाय, एक बैल, एक बिल्ली, एक चूहा, एक जो कुत्ता यानी कि डॉग, ये जो भी है अपनी भाषा में बार्किंग करते हैं, रंभाते हैं। इसका प्रभाव उनके शरीर पर ऐसा होता है कि वो जाड़ा, गर्मी, बरसात उनको स्वेटर, टोपी, मोजा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह नंगे बदन भीषण से भीषण सर्दी को भी सहन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होती है तो किसी जगह कंदरा गुफा में जा कर के किसी शेल्टर में जा कर के छिप जाते हैं। पशु पक्षी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम इंसान डेवलप टाइप ऑफ साउंड्स क्रिएट करते हैं। तो क्या हम चूँकि कहते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी, उसके पास में ज्ञान का भंडार है, तो अपने ज्ञान के भंडार से वह नाना प्रकार की बातें कर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्स करता है, जिसके कारण उसके बॉडी में कोई एक एलिमेंट का निर्माण, सेवरल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का निर्माण होता है, जिसके कारण वह प्रकृति की जो प्रकृति का जो प्रभाव है उसको वह सहन नहीं कर पाता। उसको जाड़े में ठंड लगती है, गर्मी में उसको बहुत ज़्यादा जो है सो गर्मी लगती है, उसे कूलर की आवश्यकता होती है, एसी की आवश्यकता होती है, इस तरह की बातें होती है। ठीक इसी तरह। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आपने साधु सन्यासियों का नाम सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा। वो एक बीज मंत्र का जाप कंटिन्यूअसली जो है सो चैंटिंग करते रहते थे। वो सामाजिक दुनिया से बिल्कुल कट के रहते थे, जिसका परिणाम ये होता था भाई आप लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट कर दी है। तो आपने किसी बहुत सारे साधु सन्यासी जो होते थे वो एक निश्चित एक अक्षर ले लेते थे, उसको जो है प्रोनाउंसिएट करते, निरंतर चैंटिंग करते थे, जिसका प्रभाव ये होता था उनके बॉडी में उस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते थे कि वो जाड़ा, गर्मी, बरसात सारे ऋतुओं में वो एक समान, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, न कंबल की, न चादर की, बस वो आराम से जो है नेचर के साथ एडजस्ट कर जाते थे। इसी बात चूँकि उनके बॉडी में सूक्ष्म रूप से वो चीज़ डेवलप कर जाता था कि वह प्रकृति के विरुद्ध भी जो है सो अपने आप को खड़ा रख पाते थे।
यही मैं आपको अब यहाँ पर, चूँकि मैं उस ओर आपको नहीं ले जाऊँगा, मैं यहाँ पर सीधी सीधी बातें अब आपसे साथ करना चाह रहा हूँ कि निगेटिव एंड पॉजिटिव के पहले हमको सामान्य की अवस्था जाननी। तो हमारे शरीर में जो पल्स रेट है वह 60 to 80, और जो सबसे जो नवजात बच्चा होता है उसमें 90 to 110, इस प्रकार से उसका पल्स बीटिंग होता है। उसी तरह से हार्ट बीटिंग का भी लगभग यही अवस्था है। तो उस अवस्था में ये नेचुरल है। अब अगर ये 60 से 80 अगर सामान्य व्यक्ति का है, और अगर वो बढ़ के किसी कारण से 110 हो रहा है, या 110 120 हो गया, या 100 हो गया, डैट मीन्स कि उसके किसी प्रकार के बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है। तो हम उसको फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, डैट इज़ कि बस। हाँ बोलिए। डॉक्टर विशाल जोशी जी, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, यहाँ से ऑफ कर। यहाँ से ऑफ नहीं होगा, बोलिए उनको कि वो अपना कैमरा ऑफ करें। वो यहाँ से ऑफ नहीं हो पाएगा, उनको बोलिए अपना कैमरा ऑफ करें। विशाल जी, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपको परेशानी ना हो, दूसरे को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा इस विषय को समझने में, क्योंकि ये बड़ा ही कठिन सब्जेक्ट है और इसी में लोग उलझ के रह जाते हैं। और बाद में जब वो डेवलप हो करके आगे जब निकलते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रो में निगेटिव पॉजिटिव नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई धरती पे कोई ऐसा डिजीज़ नहीं जो निगेटिव या पॉजिटिव होता है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं जो निगेटिव या पॉजिटिव होता है। और लोग दुनिया भर की किताबों में जो मैं कह रहा हूँ वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। इवन जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर सी.टी. मिश्रा प्रभाकर, उन्होंने भी इस तरह की चर्चा अपनी किताब में नहीं की है। तो मुझे अहंकार नहीं है अपने आप पर, उनकी कृपा से मैंने जो रहस्य मैंने पाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करिए और अपने आप जैसे इस चीज़ को सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो ह्यूमन बॉडी का जो पल्स रेट है, जो हार्ट बीट है, उसकी जो सामान्य अवस्था है बच्चों में 90 to 110 और बड़ों में 60 to 80 के इन बिटवीन में रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम, ये जो अवस्था है वो उसका सामान्य अवस्था है। ठीक इसी तरह से हार्ट बीट के साथ भी यही कंडीशन लागू होता है। तो अब ये सामान्य से जब वो बढ़ गया, यानी कि 110 था 130 पे चला गया, 120 पे चला गया, 60 to 80 था वो जो है 90 के आसपास चला गया, 85 to 90 100 के आसपास में चला गया। डैट मीन्स कि बॉडी में कुछ हो रहा है, तो पल्स रेट आपका पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो शरीर आपका जो क्रिया है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, बाकी का बाकी विटेलिटी पावर है, वो आपका निगेटिव हो जाएगा। कल मैंने यही बात आपको बताई थी कि हम जब बॉडी के बारे में, जब हम डिजीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो हमको दो चीज़ें जाननी रहती है। एक होता है पैथोलॉजिकल और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब देखिए यहाँ पर फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट में जो सामान्य अवस्था थी पल्स की गति का, वो पॉजिटिव हो गया। तो पैथोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या होगा, योग के पैथोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या होगा कि आपको कोई ना कोई डिजीज़ आपका प्रॉब्लम करेगी, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो फिर फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट में देखेंगे तो लीवर का फंक्शन है सेक्रेशन ऑफ बाइल, सेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट को जब
तो पैथोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल जो कंसेप्ट है ये आपका पॉजिटिव था, तो पैथोलॉजिकल कंसेप्ट में आपका नेगेटिव। अब फिर देखिए फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या हो रहा है, लीवर का फंक्शन बढ़ गया तो क्या हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, तो विटेलिटी पावर जो है सो हमारी फिर से निगेटिव हो गई। तो ये चीज़ आप हमेशा देखेंगे दोनों में कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। तो अब हमें मेडिसिन सिलेक्ट करने में इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम आपको मेडिसिन के बारे में भी अभी थोड़ा सा आपको बताएंगे कि मेडिसिन कैसे निगेटिव और पॉजिटिव होता है। जब आप किसी मेडिसिन को, जब तक वो प्राकृतिक वातावरण में है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि ना उसे कूटा पीटा गया है ना उसे बॉयल किया गया है, तब तक वो सामान्य अवस्था में। जब उसे कूट पीट करके और बॉयल कर करके या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोपैथी का जो मेथड है कोवेशन मेथड, उसमें ड्रग ट्रीटमेंट के द्वारा उसमें से जितने भी सड़े गले जो जड़ हैं, पत्तियां हैं, उन सबको निकाल करके जो फ्रेश पल्प है उसको कूट पीट करके एक बीकर में रखा और बीकर में रखने के बाद उसमें डिस्टिल वाटर डाला और डिस्टिल वाटर डाल करके एक इंडिविजुअल सनलाइट में उसे कुछ दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते। डैट इज़ द कोवेशन प्रोसेस। अब उसके बाद जो प्लांट के जो फिजियोलॉजिकल वेन हैं वो टूटे होने के कारण उसके अंदर के जितने भी फ्लूइड हैं वो वाटर में घुलना शुरू हो गए। और कुछ दिन बाद हम देखें क्या कि एक यहाँ हमने प्लांट रखा था, यहाँ पर हमने प्लांट रखा था और ये प्लांट जो है सो यहाँ पर धीरे धीरे करके इसमें रैसेस हो रहा है और ये एक तल बन गया और ये एक प्लांट का तल बन गया और बीच में जो है सो एक स्वच्छ जल जो है सो दिखाई देना शुरू हो गया। तो ये स्थितियाँ बनती है जब 3 हिस्सों में बनता है। तो ये इसमें क्या कह सकते हैं इसको, इसको प्रोटीन लेयर कहिए, प्रोटीन लेयर, ये प्लेन वाटर, और ये आपका क्रश प्लांट है। ये 3 लेयर में जो है सो आपका बना हुआ था। ये आपका सबसे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द मेडिसिन है जिसको कि हम हाइड्रस टिंचर के रूप में कह सकते हैं। अब ये क्या होता है कि जब हम अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो कंपोजिशन डिफरेंट ऑफ प्लांट का है वो डिफरेंट प्लांट पर हम जब देखते हैं तो उसके अनुसार जो है सो हम उसको एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर करके एक मेडिसिन का जो है सो निर्माण करते हैं। सपोज कर लीजिए S1 बनाए, S2 बनाए, S3 बनाए, इस तरह करके मेडिसिन बनाए। तो ये जो आपका प्लांट की अवस्था में था, प्लांट के बाद आपका जो क्रूड फॉर्म में जो D1 था वो बना, उसके बाद फिर 1:9 के रेशियो में हम ले गए तो D2 बनाए, फिर उससे 1:9 के रेशियो में ले गए D3 बनाए। तो इस तरह से करके हम उसको मेडिसिन को, चूँकि उसका सूक्ष्म, अगर D1 किसी को देना है जो प्लांट से जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है तो उसका 2 बूंद 1 बूंद से ज़्यादा हम पेशेंट पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वो भी एक कुशल चिकित्सक जब होगा तो वही यूज़ कर सकता है, दूसरे के लिए वो यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की है। तो हम जनरली जो पेशेंट के ऊपर जो अप्लाई करते हैं D2 से सीधा जो है सो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं तो वो D3 फॉर्म में जो है सो हम उसको तैयार करके दे देते हैं। तो जो हम पेशेंट को देते हैं वो D3 फॉर्म होता है। उसके बाद जब हम उसको कहते हैं कि इसका 10 बूंद जो है सो खा लेना, तो वो
D4 में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको कहते हैं कि 10 बूंद 1 चम्मच के बजाय 1 गिलास पानी में खा लेना, 1 लीटर पानी में मिला के पी लेना, तो वो उसका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव डोज तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम पेशेंट के साथ अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखलाएंगे कि पेशेंट का जो मेडिसिन होता है वो मेडिसिन किस प्रकार से एक दूसरे से क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में वो किस तरह से एक दूसरे से निगेटिव है और एक दूसरे से पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आपको क्रूड टिंचर, क्रूड कंपोजिशन था, एक क्रूड कंपोजिशन था, क्रूड कंपोजिशन से आपने कंपोज किया वो D1 था, D1 से आप ले गए D2 में आ गए, ये फिर D3 में आ गए, या फिर इसी को हम फर्स्ट डाइल्यूशन भी कह लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो आप लोगों को किसी ने क्या बताया मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर। अब यहाँ से फर्स्ट डाइल्यूशन से हम सेकंड डाइल्यूशन में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं। अब ये जो यहाँ से जाता है ये अभी तक 1:9 का रेशियो चल रहा था, यहाँ से 1:9 का रेशियो चल रहा था। यहाँ भी आए तो हम 1:9 के रेशियो में आए, लेकिन फर्स्ट से सेकंड में गए तो यहाँ से क्या होता है कि हम 1:49 के रेशियो में आ जाते हैं। और ये अब 1:49 का रेशियो चलना यहाँ से स्टार्ट, थर्ड हुआ, फिफ्थ हुआ, 10th हुआ, 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 60 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 500 है और फिर 1000 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्रमशः एक दूसरे से निगेटिव होती जा रही है औषधियाँ। यहाँ पर सबसे पॉजिटिव था और यहाँ पर ये सबसे निगेटिव है। और अगर इधर से लौटेंगे तो ये फिर सीधा जो है सो ये आपका जो इधर लौटेंगे तो इधर आते आते ये क्रमशः डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप जाएंगे तो ये सीधे एक दूसरे से पॉजिटिव होती जाएंगी। अभी आपने इधर निगेटिव होते देखा, अब इधर से लौटेंगे, इधर जाएंगे तो ये निगेटिव होता जाएगा और इधर जब लौटेंगे तो ये क्रमशः पॉजिटिव होता जाएगा। तो मैंने एक बात, हालांकि ये किसी किताब में नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं एक बात लोगों को कहा था कि जैसे एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण के आगे जब किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है तो जब वो अनंत की ओर अग्रसर करती है तो अपने मूल वास्तविक रूप के ठीक व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ठीक उल्टा काम करती है। यानी कि पॉजिटिव फेज में जो मेडिसिन, सपोज कर लीजिए कि A1 पॉजिटिव फॉर्म में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर किसी का फॉल कर रहा है तो आप A1 की 10 गोली दे देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। नर्वस सिस्टम को अगर ध्यान में रखेंगे तो S1 और A1 का कंपोजिशन आपके इलेक्ट्रोमियोपैथी में S7 है। अगर इसको 10 गोली किसी को खिला देंगे, 10 बूंद अगर आप D1 में, D2 में, D3 तक में खिला देंगे तो यहाँ तक में उसका ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा है तो 10th डाइल्यूशन तक है, 10th या 20 डाइल्यूशन में अगर बहुत छोटा बच्चा है तो अगर उसका BP लो हो रहा है तो आप यहाँ 20 डाइल्यूशन तक में भी अगर उसको 10 गोली खिला देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डाउन यही तक होगा, 10th तक। 20 और 30 में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है। अगर बॉडी पेशेंट वीक है तो उसका ब्लड प्रेशर राइज करेगा और अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग है तो उसका ब्लड प्रेशर वहाँ पर थोड़ा फॉल करेगा। क्योंकि ये A1 निगेटिव दवा है। क्योंकि अब मैंने कहा कि अपने मूल गुण के अनंत में जाने के बाद वह अपने वास्तविक गुण के ठीक उल्टा काम करती है।
यानी कि वह 30 से लेकर के 1000 तक की पोटेंसी में जब आप A1 को लेकर के जाएंगे तो वह उल्टा काम करेगी, ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करेगी, कभी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं कर सकती है। तो इसी बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको 20 to 30 में, इसीलिए मैंने एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं अभी क्लासरूम में आपके साथ डॉक्टर मानसी और डॉक्टर नदीम भी जुड़े हुए होंगे, उनको मैंने जब दिल्ली गया था तो मैंने उन्हें भी बताया था एक अपना प्रभाकर वॉच मॉडल करके। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी बता दूँ कि ये मेरा वॉच मॉडल है। अब इसमें मैंने घड़ी का नक्शा बना दिया, ये आपका जो मौलिक रूप से जो चलता है वो घड़ी आपका बन गया है। अब यहाँ पर एक काम कर लीजिए कि आप D1, D2, D3 सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, सॉरी, चूँकि D1 का प्रयोग तो हम लोग करते नहीं है पेशेंट के ऊपर, तो इसलिए पेशेंट के ऊपर जब नहीं करते तो उसकी चर्चा करना बेकार है। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि आप लोग ज़्यादा समझ जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फर्स्ट डेट मीन्स कि D3 जो आप पेशेंट को देते हैं, तो सॉरी यहाँ से नहीं आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th, 20, 30, 60, 100, 200, 500, 180, first, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th, 20, 30, 60, 100, 200, 500 और 180।
यही कंसेप्ट है। जब आप पैथोलॉजिकल कंसेप्ट और फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट के विषय में जब बात करेंगे, जो मैंने शुरू में बताया था फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट और एक बताया था पैथोलॉजिकल कंसेप्ट, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। तो ये मैंने डाइल्यूशन के क्रम संख्या बताया कि अगर एक दिन, एक घंटा, एक वर्ष का अगर कोई डिजीज है तो उसके साथ आप क्रॉनिक केस है तो फर्स्ट और 1M दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और अगर एक्यूट है तो फर्स्ट या 1M दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। वैसे ही 2 घंटा, 2 महीना, 2 वर्ष का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप सेकेंड और 500 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताया कि अगर सिंगल किसी के साथ यूज़ करना है तो आप सेकेंड या 500 का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों से ही आपको मेडिसिन से आपको, अब चूँकि मटेरिया मेडिका तो मैंने टोटल बताया नहीं है, ये तो मैंने शुरुआत का जो फिलॉसफी का जो चैप्टर है मैंने उससे आपको मैंने हिंट करना शुरू किया। थोड़ा इसमें फार्मेसी का भी कुछ पॉइंट आउट ले चुकी है। एक्चुअली हमारा अभी ये 3 दिन से डेमोस्ट्रेशन का क्लास चल रहा था। अब किसी को अब बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा था, किसी को सर्वर का प्रॉब्लम था तो आवाज़ें कट कट के आ रही थी। तो इस तरह से करके मैंने आप लोग को बताना भी जारी रखा। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग को अगर आगे के क्लास में अगर आपको ये बातें ना समझ में आई हो तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये यात्रा चालू रही है। हाँ, 1 के साथ 1M, हाँ 2 से 2 वर्ष 2 महीने का है तो सेकेंड डाइल्यूशन या 500 देना है। हाँ, अगर ये 6 साल का है, 6 वर्ष 6 घंटा का है तो आप 5 में जो है सो 10th और 60 डाइल्यूशन देना है, 10th या 60 डाइल्यूशन देना है। वैसे ही 7 वर्ष 7 महीना का मामला है तो आप 30 और 20 दोनों डाइल्यूशन देंगे तो आपका काम करेगा। दोनों में से कोई, अगर वो डिजीज़ की अवस्था पर निर्भर करता है। ये मैंने प्रयोग करके आपको मैंने दिखाया कि आप अगर किसी को अगर मान ले एट ए टाइम अगर ब्लड प्रेशर किसी का हाई है तो आप वहाँ पर वाई का 5 पूंज, डब्ल्यू का 5 पूंज जो है सो पॉजिटिव में दे दीजिए फर्स्ट में, और A1 का जो है सो आप 1000 नंबर दे दीजिए। अगर दोनों अगर एक साथ दे देते इमीडिएट विदिन 5 to 10 मिनट जो है सो पेशेंट उठ के बैठ जाएगा। समझ में आई बात? ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया A1 का 1M और WY का जो है सो फर्स्ट में 1000 नंबर डाइल्यूशन। हाँ, हाँ, ये जो है सो आपका डाइल्यूशन का हिसाब किताब है। ये हाँ, ये 1 के नीचे फर्स्ट है, सेकंड के नीचे सेकंड है, थर्ड के नीचे थर्ड है, 5 के नीचे फिफ्थ है, 4 के नीचे फिफ्थ है, 5 के ऊपर 10th है। ये आपका जो डाइल्यूशन है असेंडिंग ऑर्डर में जो निगेटिव होते चला जा रहा है। दोनों साथ दे सकते हैं। और अगर अगर एक्यूट केस है तो आप सिंगल से भी काम चला सकते हैं।